कोरोना वायरस के मारे खातिर कोरोना वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण बा। लेकिन कोरोना वैक्सीन काम कैसे करेला इ वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से आज समझल जाई। कोरोना वैक्सीन किस तरीके से काम करता है, आज दोस्तों इसी के बारे में हम लोग आज विस्तार से समझने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है, गांव, घर, गली, मोहल्ला, हर जगह कोरोना वैक्सीनेशन को तेज़ी से किया जा रहा है, तो ऐसे में ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कोरोना वैक्सीन आखिर शरीर के अंदर जाकर के आखिर करता क्या है, कौन सा ऐसा जादू करता है कि ये कोरोना मरीजों के लिए या जो भविष्य में संक्रमित होने से बचना चाहते हैं उनके लिए ये रामबाण तरीका है। आखिर कैसे काम करता है, इसी को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। इसके पहले एक गांव की कहानी को देखते हैं। एक गांव में कुछ घर थे, कुछ क्या मान लिए कई 100 घर थे, और उस गांव में बहुत ज़्यादा शांति था, खुशहाली था, बहुत ही अच्छा खासा माहौल था, कोई नकारात्मक माहौल ही नहीं था। अचानक से उस गांव में एक दिन चोरी होता है। उस गांव में एक दिन चोरी होता है, एक घर में चोरी होता है। उसके बाद कुछ दिन बाद दूसरा घर में चोरी होता है, कुछ दिन बाद जो नेक्स्ट घर है वहाँ भी चोरी होता है। तो पूरे अगर 1 साल के अंदर कुछ घरों में चोरी हो जाता है, तो एक चीज़ देखा गया कि जिस घर के बाहर पहरेदार तैनात थे उस घर में चोरी नहीं हुआ, जबकि बाकी घरों में तो चोरी हो गया। तो ऐसे में अब ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर जहाँ पहरेदार था वहाँ चोरी क्यों नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा सा आप कोरोना से समझने का प्रयास कीजिए। कोरोना का शुरुआत हुआ था दिसंबर 2019 में। जब से कोरोना का दोस्तों शुरुआत हुआ, किस तरीके से कोरोना का फैलाव हुआ, आपको तो ये सब पता ही है। पूरे दुनिया में अभी तक 20 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है कोरोना वायरस से। कोरोना में फेफड़ों का संक्रमण होता है, फेफड़ा काम करना ही छोड़ देता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फाइनली डेथ हो जाता है। तो एक तो ये मुद्दा है। अब यहाँ पर अगर भारत में बात की जाए तो भारत में कुल डेथ अभी तक 4 लाख लोगों का हो चुका है। बेरोजगारी, गरीबी, ये सब कुछ हुआ है इस कोरोना वायरस की वजह से। तो कोरोना वायरस को आप थोड़ा सा गांव के एग्जाम्पल पर अगर आप सेट करने का प्रयास करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कि जो घर हैं, कुछ घर जहाँ पर चोरी हुआ है और ज़्यादातर घर में चोरी नहीं हुआ है। अभी तक अगर भारत को देखिए तो भारत में 4 लाख लोगों का डेथ हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोगों के शरीर में कोरोना वायरस ने दस्तक नहीं दिया। करोड़ों भारतीयों के शरीर में कोरोना वायरस ने प्रवेश किया, लेकिन उन भारतीयों जो लोग हैं जिनको कोरोना से कुछ नहीं हुआ, उनके शरीर में पहरेदार मौजूद था। और वो जो पहरेदार है, इसका नाम है एंटीबॉडी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंटीबॉडी। करोड़ों भारतीय लोगों के शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश करने के बावजूद भी उन लोगों का कुछ नहीं कर पाया कोरोना वायरस। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी मौजूद था। कोरोना वायरस रूपी चोर करोड़ों भारतीयों के शरीर में गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ एंटीबॉडी के कारण। एंटीबॉडी ने कोरोना वायरस को मार मार के एकदम कुचुम्बर निकाल दिया, बांस के फट्ठी से मारा, गोर हाथ सब कुछ तोड़ दिया। इतना ये मजबूत पहरेदार है एंटीबॉडी। आप लोग वीडियो के माध्यम से समझिएगा कि एंटीबॉडी सामान्यतः ऐसे ही बन जाता है और वैक्सीन के माध्यम से भी एंटीबॉडी बन जाता है, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, आखिर ये चोर किस चीज़ का चोरी कर रहा था? कुछ घरों में ही चोरी हुआ, तो ये चोरी कर रहा था प्राण का, यानी जिस शरीर में चला जाता था, ठीक है, और वहाँ एंटीबॉडी नहीं बन रहा था तो उन लोगों का प्राण ये हर लेता था। और अभी भी ये सिलसिला जारी है, ये रुका हुआ नहीं है। तो पहरेदार कौन हुआ? पहरेदार है एंटीबॉडी, और चोर है कोरोना वायरस, और घर है इंसान का शरीर। और चोरी किस चीज़ का हो रहा था या हो भी रहा है? तो प्राण का। अब देखिए थोड़ा सा दोस्तों, आप ये समझिए कि कोरोना वायरस दिखता कैसा है, ठीक है। कोरोना वायरस दिखता कैसा है? तो ये है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस देखिए क्राउन शब्द से बना है कोरोना वायरस। अगर आप कोरोना वायरस को देखिएगा तो क्राउन थोड़ा मुकुट के जैसा दिखेगा। मुकुट के ऊपर कांटा कांटा निकला हुआ रहता है ना, तो यहाँ भी थोड़ा सा इस तरह से ढांचा आपको दिख जाएगा, कांटा कांटा निकला हुआ। और वायरस वेनम से बना है। वेनम का मतलब होता है तेजी से फैलने वाला जहर। तो कोरोना वायरस भी ऐसा ही करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करके अपनी करोड़ों प्रतिलिपियों को बहुत तेजी से ये बनाने का प्रयास करता है। एक चीज़ और आप लोगों को समझना होगा, कोरोना वायरस आखिर किस तरीके से शरीर में प्रभाव दिखाता है। तो कोरोना वायरस जब तक इंसान के कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप कितना भी कोरोना वायरस किसी के शरीर में डाल दीजिए, जब तक कि उसके कोशिका के अंदर नहीं जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए मानव कोशिका को, यह है इंसान का कोशिका, सेल कोशिका है। अब देखिए कोरोना वायरस का मकसद होता है जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है कि कोशिका के अंदर चला जाए। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि कोशिका के अंदर किसी तरीके से चल जाए। अब कोशिका के अंदर जाने के लिए जरा इस देखिए रास्ता क्या है। इस रास्ते को बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर।
आप समझिए कि ये जो कोशिका है, कोशिका एक रूम है, तो रूम में जाने का क्या तरीका है? रूम में भाई साहब जाने के लिए दरवाजा से जाइएगा, दीवार तोड़ के थोड़ी जाइएगा, सुपरमैन है आप, चल जाइएगा कोरोना वायरस। तो ये प्लाज्मा इसको बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ये झिल्ली से नहीं जाएगा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। तो झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली से नहीं जाएगा, इस दरवाजे से ही जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ और समझिए, इतना भी आसान नहीं है, आप खुद समझिए, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। जिन व्यक्तियों के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, उनके केस में होता क्या है? मान लिया किसी के बॉडी में, किसी इंसान के शरीर में एंटीबॉडी का कोई कमी नहीं है, इम्यून कोशिकाएं बहुत मजबूत है, एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। उनके शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश किया, तो जैसे ही उनके शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश किया, उनको तो कोरोना वायरस से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडी बनता है। तो होगा क्या? जैसे ही कोरोना वायरस प्रवेश किया, कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है ना, जो आपको दिख रहा है स्पाइक प्रोटीन को एंटीबॉडी ब्लॉक कर देता है। देखिए, ध्यान दीजिए, जिनके शरीर में एंटीबॉडी, जिन शरीरों में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, उसके अंदर अगर कोरोना वायरस जाएगा तो कोरोना वायरस को देखेगा, एंटीबॉडी कहेगा वो तुम आ गया, रुक तुमको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे आप ब्लॉक करते हैं ना, तो एंटीबॉडी जैसे ही कोरोना वायरस जाएगा ना, इसको ब्लॉक कर देगा। किस कोरोना वायरस के? किसको? स्पाइक प्रोटीन को। अब देखिए, स्पाइक प्रोटीन को तो ब्लॉक कर दिया, कौन? एंटीबॉडी। और जब स्पाइक प्रोटीन ब्लॉक हो गया तो कोरोना वायरस इस कोशिका के अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जाने के लिए कंडीशन क्या है? जाने के लिए कंडीशन है स्पाइक प्रोटीन नॉर्मल अवस्था में होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो कोरोना वायरस कोशिका के अंदर जा ही नहीं पाएगा। जब जा ही नहीं पाएगा तो जो करोड़ों प्रतिलिपियां हैं वो बना ही नहीं पाएगा और कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तब आखिरकार दुनिया भर में जितने भी कोरोना वायरस हैं, सबको अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो कितना होगा कोरोना वायरस? क्या आप लोग सोचे हैं? तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है। ऑस्ट्रेलिया के एक गणितज्ञ ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला। इनका कहना है कि दुनिया भर के अगर कोरोना वायरस को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो मात्र एक जो चम्मच होता है, चाय का चम्मच, टीस्पून, बस उतना ही होगा। लेकिन पूरी तरीके से कम्पैक्ट, यानी कि उसको आप कह सकते हैं ठूस ठूस कर भरा जाए तब, यानी टोटल कोरोना वायरस का इतना ही अमाउंट होगा। इसके अलावा दोस्तों एक और सवाल जो बहुतों के मन में ये सवाल कहीं ना कहीं है कि सर कितना तरह का टोटल वायरस होता होगा दुनिया में? क्या हर जगह वायरस है? तो जी हाँ भाई, जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ भी वायरस है, चारों तरफ आपके वायरस है। आपके हाथ पर, आपके पैर पे, आपके फेस पे, समुद्र की गहराई में हो चाहे हिमालय के ऊपर हो, हर जगह वायरस मौजूद है। दिखता नहीं है। तब आप कहिएगा दिखता कैसे है? तो दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट है, इसका कीमत कम से कम मान के चलिए 2-3 करोड़ के आसपास होता है। और जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है या जो सरकारी नाप तोल विभाग होता है, वो भी मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ पर ये सब मिलेगा, हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। आप मेरा विश्वास कीजिए, आप गूगल भी करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हर जगह वायरस मौजूद है। आप अपने बॉडी पे देखिएगा तो इतना ज़्यादा वायरस है कि आपको घिन भी बढ़ने लगेगा, घिन आने लगेगा। हर जगह भरा हुआ है वायरस, हर जगह फैला पसरा हुआ है। वायरस के बारे में मेडिकल साइंस को बहुत ही कम जानकारी है। जितने भी बड़े बड़े मेडिकल जर्नल है, जर्नल बोलते हैं, रिसर्च पेपर, कुछ में कुछ बात लिखा हुआ है, कुछ में कुछ बात लिखा हुआ है, यानी अलग अलग रिसर्चर ने अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। यानी बहुत ही कम जानकारी है भाई साहब विज्ञान के पास भी, तो आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर वैक्सीन इतना जल्दी कैसे बन गया। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि वैक्सीन बनने में तो 4 साल 5 साल समय लगता है, इतना जल्दी वैक्सीन कैसे बन गया? कोई जादू हो गया क्या? क्यों वैक्सीन बन गया? बहुत सारे लोगों का सवाल है। पान गुटखा खाते रहेंगे, रजनीगंधा खाएंगे, कहेंगे रजनीगंधा मैं खाता हूँ, मेरे कदमों में दुनिया है। अरे भाई, तुम्हारे कदमों में दुनिया है, तुम्हारा जान जा सकता है कोरोना वायरस से। वो लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं। उन लोगों के मन में सवाल है 4-5 साल में वैक्सीन बनता है, इतना जल्दी वैक्सीन किसे बना दिया? जरूर नकली वैक्सीन है। अरे भैया, असली है। देखिए कैसे इस वैक्सीन का निर्माण हुआ, पूरा प्रक्रिया को समझिए। 31 दिसंबर 2019 को चीन में मामला सामने आता है कोरोना वायरस का। यानी चीन के वैज्ञानिकों को ये मालूम चल गया एक नया तरह का जो वायरस है वो पांव पसारना शुरू कर दिया है। उसके बाद चीन के वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छा काम किया मानवता के लिए। चीन पे भले ही बहुत सारा आरोप लगता रहे कि चीन ये किया वो किया, चीन ने कोरोना वायरस के पहले ही वैक्सीन तैयार कर लिया वगैरह वगैरह, बहुत सारा सवाल है कि जो कोरोना वायरस है उसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया, एक जैविक हमला है वगैरह, बहुत सारा सवाल। लेकिन जो भी हो, एक अच्छा काम भी किया है उसने। अच्छा काम ये किया चीन ने, बहुत ही अच्छा काम किया। चीन के वैज्ञानिकों ने जेनेटिक पदार्थ को सेपरेट कर लिया कोरोना वायरस से, और जेनेटिक पदार्थ का स्टडी किया, बहुत गहराई से अध्ययन किया, और गहराई से अध्ययन करने के बाद उसका जेनेटिक कोड मालूम चल गया। देखिए, वैक्सीन बनाने में जो सबसे मेन चीज़ होता है वायरस का जेनेटिक कोड पता रखना कि वायरस का जेनेटिक कोड क्या है। तो वायरस का जेनेटिक कोड पता चल गया और इसको पब्लिक डोमेन में कर दिया गया।
ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने छिपाया, पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक कर दिया, इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया। आप लोग भी गूगल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड। ये जनवरी 2020 में ही पब्लिक कर दिया गया था, जब भारत में कोरोना वायरस आया भी नहीं था, तो ये एक अच्छा काम था। चलिए, अब जेनेटिक कोड बन गया। जेनेटिक कोड बनने के बाद वायरस बनना वैक्सीनेशन का जो काम है, वैक्सीन का जो काम, वैक्सीन बनाने का काम है, काफ़ी हद तक आसान हो गया है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये जानकारी हर जगह पहुंच गया। जो बड़ी बड़ी बायोटेक कंपनियां हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनके पास ये जानकारी पहुंच चुका था। इसके बाद प्रयोगशाला में जो अगला स्टेप था फार्मास्यूटिकल कंपनी का, इन्होंने लेबोरेटरीज के माध्यम से mRNA पता किया, जेनेटिक कोड के माध्यम से लेबोरेटरी में पता किया कि कोरोना वायरस का mRNA क्या है। तो वो एक्चुअली में mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर RNA, ठीक है। इसको अभी हम बताएंगे, जस्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो mRNA का पता इन लोगों ने कर लिया। जब mRNA का पता चल गया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नैनो लिक्विड को ऐड करना। इसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज, चाहे जो भी हो, फिजर का हो वैक्सीन हो या मॉडर्ना का हो, जिसका भी हो, इन लोगों ने यही प्रक्रिया अपनाया। हालांकि जो भारतीय वैक्सीन है वो RNA वैक्सीन नहीं है। देखिए, थोड़ा सा एक बात को समझिए दोस्तों, वैक्सीन को, कोरोना वैक्सीन को सामान्यतः कहा जा रहा है कि ये RNA वैक्सीन है, लेकिन जो भारतीय वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट का, वो RNA वैक्सीन नहीं है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, वीडियो के अंत तक आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए, तो जो नेक्स्ट स्टेप है, RNA मालूम चल गया। RNA के बाद उसमें नैनो लिक्विड को जोड़ दिया गया और यहाँ से वैक्सीन तैयार हो गया। यानी ऐसा कोरोना वैक्सीन तैयार हो गया जो RNA प्रिंसिपल पर बेस्ड था। और वैक्सीन को बस बाह का जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर उसको इंजेक्ट करना था। और ये काम तो चल ही रहा है, आपको पता ही है, गांव, घर, गली मोहल्ला, हर जगह वैक्सीनेशन तो अब चल ही रहा है। तो वैक्सीन इस तरीके से बाह का जो ऊपरी हिस्सा है, शोल्डर के नीचे, यहाँ पर लगाया जाता है। और उसके बाद होता क्या है कि mRNA और जो नैनो लिक्विड है वो बॉडी के अंदर चला जाता है। वैक्सीन किस तरीके से काम करता है, चलिए इसको अब देखते हैं और समझते हैं। थोड़ा देर पहले दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि वैक्सीन के माध्यम से जो बॉडी के अंदर जाता है वो है mRNA प्लस नैनो लिक्विड। यानी वैक्सीनेशन के बाद mRNA और नैनो लिक्विड बॉडी के अंदर चला जाता है। अब ये करता क्या है, ये देखिए। अब इसका ये जो दोनों है, ये कोशिका के पास पहुँचता है। कोशिका के पास पहुँचते ही नैनो लिक्विड फ्यूज हो जाता है और ये जो मटेरियल है mRNA, ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। न्यूक्लियस ये कोशिका के जो बीच में है, और इसको थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये जो कोशिका का ही भाग है साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर जो कोशिका का पार्ट है, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब देखिए, ये जो पदार्थ है ये चला गया कोशिका के न्यूक्लियस वाले हिस्सा में। यहाँ से क्या होता है, RNA मैसेंजर जो है और राइबोसोम, ये दोनों न्यूक्लियस से बाहर आता है। और न्यूक्लियस से बाहर आने पर होता क्या है वो देखिए। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। एक्चुअली में यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करना है, आपको समझ में आ जाएगा। कोरोना वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन दिख रहा है, इस स्पाइक प्रोटीन का ही उत्पादन करना मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य ही क्या है दोस्तों, स्पाइक प्रोटीन का मतलब प्रोडक्शन करना। प्रोटीन क्या है, एक्चुअली में वो एमिनो एसिड का कॉम्प्लेक्स चेन होता है प्रोटीन। अब कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा प्रोटीन पैदा होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा मैसेंजर RNA पर, कि कौन सा मैसेंजर RNA राइबोसोम से पास कर रहा है। राइबोसोम क्या है, फैक्ट्री है प्रोटीन के बनाने का। और वहाँ से जब mRNA वहाँ से गुजरता है तब प्रोटीन का निर्माण होगा। वो सारा का सारा सूचना इसमें कोड के रूप में सब रहेगा। mRNA में सारा कोड रहेगा कि किस तरह का प्रोटीन का निर्माण होना है। और ये जो है RNA, ये तो एक्चुअली में वैक्सीन के माध्यम से दिया गया है, तो ये पहले से ही इसमें एक कोड है, इन्फॉर्मेशन है कि ये स्पाइक प्रोटीन का ही निर्माण करना है। अब देखिए, स्पाइक प्रोटीन का निर्माण हो गया है। अब स्पाइक प्रोटीन में से कुछ स्पाइक प्रोटीन जो है कोशिका के ऊपर चला गया है, ताकि जो आसपास जितने भी इम्यून कोशिकाएँ हैं उनको पता चल जाए कि ये स्पाइक प्रोटीन बॉडी में आ चुका है। अब स्पाइक प्रोटीन बॉडी में आने से फ़ायदा क्या होगा। अब देखिए, अगर कोरोना वायरस किसी के शरीर में जाता है तो होता क्या है, सारा का सारा जो खेल है वो स्पाइक प्रोटीन का ही है, कि अगर स्पाइक प्रोटीन को एंटीबॉडी ब्लॉक कर देता है तो कोरोना वायरस आपका कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जिन 4 लाख लोगों का भारत में मौत हुआ है, उनके मौत का जो कारण एक ही है कि उनके जो कोरोना वायरस जो उनके शरीर में प्रवेश किया, उसके स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक नहीं किया गया। अब देखिए, होता क्या है, वैक्सीन के माध्यम से, वैक्सीनेशन के माध्यम से स्पाइक प्रोटीन चला गया है। कहाँ पर स्पाइक प्रोटीन चला गया है, मतलब
स्पाइक प्रोटीन चला क्या गया है, स्पाइक प्रोटीन का यहाँ पर प्रोडक्शन कर दिया गया है। अब इम्यून कोशिकाओं को पता चल गया है कि कोई दुश्मन जैसा दिखने वाला कोई आ चुका है, यानी कि अब जो इम्यून प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं वो अब इनसे लड़ने का कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। इसी वजह से जब वैक्सीनेशन होता है तो कुछ दिनों तक किसी को बुखार होगा, किसी को फीवर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया है और इसको लगेगा कि ये दुश्मन है, तो उसके साथ वो लड़ने का एक प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। तो शुरुआत में दिक्कत होगा, बाद में ये सारा का सारा जो इम्यून कोशिकाएं हैं जो चक्कर लगाते रहता है ये पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाएगा। जो इम्यून कोशिकाओं को पता चल जाएगा कि अच्छा दुश्मन इसी तरह का आने वाला है, ठीक है, तो भविष्य में इसको अच्छा से पहचान लेगा कि दुश्मन ऐसा ही है। तो भविष्य में कभी भी कोरोना वायरस आएगा तो कोरोना वायरस को जैसे ही जाएगा एंटीबॉडी बनेगा और इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके मतलब जो स्पाइक प्रोटीन को, और कोरोना वायरस उस व्यक्ति का कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भारतीय वैक्सीन और विदेशी वैक्सीन में मूलभूत अंतर क्या है? भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और जो विदेशी फाइजर और मॉडर्ना है, इनके वैक्सीन के काम करने का तरीका अलग अलग है। ज़रा इसको समझते हैं, थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ओवरऑल अगर बात करें तो प्रोसेस वही है, लेकिन कुछ अंतर है। क्या अंतर है वही देखते हैं। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन है, यहाँ पर इनएक्टिव कोरोना वायरस को ही, इनएक्टिव कोरोना वायरस, ज़रा आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, वायरस डेथ अवस्था में नहीं रहता है, वायरस इनएक्टिव हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वायरस के इनएक्टिव फॉर्म को वैक्सीन के माध्यम से बॉडी में डाला जाता है। अब कहिएगा सर इससे होगा क्या? तो भैया इससे होगा कि बॉडी को स्पाइक प्रोटीन बॉडी के अंदर चला जाएगा और जो बॉडी की जो इम्यून कोशिकाएं हैं उनको पता चल जाएगा कि अच्छा स्पाइक प्रोटीन यही है। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि स्पाइक प्रोटीन को देखते ही वो हरकत शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसके साथ फैटी हल्का फुल्का शुरू कर देगा कि अच्छा ये दुश्मन है, ठीक है, हल्का फुल्का लड़ना झगड़ना उससे स्टार्ट कर देगा और एक ट्रेनिंग रेगुलर करते रहेगा, वो ट्रेंड हो जाएगा। क्योंकि दुश्मन भी भविष्य में अगर आएगा कोरोना वायरस तो इसी के जैसा रहेगा, तो वो अच्छा से ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। अब है विदेशी जो वैक्सीन है उसके बारे में। फाइजर या जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो उसको mRNA वैक्सीन कहा जाता है, मैसेंजर RNA। अब देखिए इसमें क्या है, RNA जो है ये मैसेंजर है कोरोना वायरस का, थोड़ा देर पहले आपने देखा ही। बॉडी में ये जाता है और जाने के बाद क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन बॉडी के अंदर उत्पन्न होता है। तो फाइनली सेम टू सेम है, स्पाइक प्रोटीन यहाँ भी उत्पन्न हो गया। उसके बाद जो इम्यून कोशिकाएं हैं उनको लग गया कि अरे ये तो दुश्मन जैसा दिखने वाला है, यानी इसी से लड़ना है, भविष्य में इसी के जैसा दुश्मन रहेगा, इसी के साथ हमको लड़ना झगड़ना है। जरा एक बात को समझिए, मान लिया कि आप क्रिकेटर हैं भाई, ठीक है, क्रिकेटर हैं, आपका मतलब मैच होने वाला है, कोई भी क्रिकेट का मैच होने वाला है, टूर्नामेंट है, 4 दिन 5 दिन बाद होने वाला है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं ना है कि जाइएगा तुरंत स्टार्ट हो जाइएगा। कुछ तो बड़े बड़े जो स्टार खिलाड़ी होते हैं, सचिन तेंदुलकर, कोई भी, रोहित शर्मा, वो लोग भी मैच के पहले प्रैक्टिस करता है। तो जो हमारी जो इम्यून कोशिकाएं हैं, जो इम्यूनिटी सेल हैं, जो प्रतिरक्षण सिस्टम है, उसको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बिना ट्रेनिंग का तो कुछ काम ही नहीं होने वाला है। सिपाही, पुलिस, हर जगह आर्मी, सबको ट्रेनिंग रेगुलर दिया जाता है कि वो ट्रेंड हो जाए। सेम टू सेम जो हमारी इम्यूनिटी सेल हैं उनको बॉडी में स्पाइक प्रोटीन या तो डाल करके स्पाइक प्रोटीन को यहाँ डाला जा रहा है, यहाँ स्पाइक प्रोटीन को उत्पन्न किया जा रहा है। तो दोनों ही केस में स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से बॉडी की इम्यून सेल को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि भैया तुम अच्छा से ट्रेनिंग कर लो, भविष्य में अगर कभी भी कोरोना वायरस आएगा तो उसको तुम एक फैट में ही उसको तुम नॉकआउट कर देना।